गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं शिवानी भारद्वाज। आज मैं आपको वर्तमान में संस्कृत भाषा एवं विकास एवं महत्व पर चर्चा करूंगी। ये जो आपका टॉपिक है ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही पेपरों में आता है। तो सबसे पहले हम संस्कृत शब्द का अर्थ जानेंगे कि संस्कृत शब्द किस उपसर्ग से बनकर मिला है, किस धातु से मिलकर बना है और उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो संस्कृत शब्द हमारा सम उपसर्ग क्रा धातु और कृत प्रत्यय से मिलकर बना है। संस्कृत शब्द के बारे में हमें और अधिक जानकारी करने से पहले भाषा क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो भाषा विकास के लिए एक अनिवार्य मानी गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाषा विकास के लिए एक अनिवार्य वस्तु है और इसको माना गया है। इसके बिना मानव जीवन का विकास और प्रगति अधूरी है, अपूर्ण है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा के द्वारा ही हम दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे भावों और विचारों को समझता है। मानव का पूरा जीवन किस पर आधारित होता है? भाषा पर आधारित होता है। प्रत्येक क्षेत्र की, देश की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अनेक विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं, जिनमें हमारे स्वीट महोदय हैं। उन्होंने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही हमारा भाषा है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी भाषा की अलग परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है वाग्वे सम्राट परम ब्रह्मा, अर्थात वाणी ही संसार का सम्राट है, परम ब्रह्म है। अब संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, तो संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति के संबंध में कहा गया है भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है भाषा व्यक्ताम वाची, अर्थात भाषा वाणी की अभिव्यक्ति है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं भाष्यते वाक्रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात व्यक्ति वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। और भी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जैसे भाषणादयी भाषा, अर्थात भाषा करने के कारण भी यह भाषा कहलाती है। संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने भी भाषा की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्ते, ये हमारा दंडी महोदय के अनुसार है। ठीक है, अर्थात हमारी लोक यात्रा वाग्देवी की कृपा से ही संभव हो पाती है। आचार्य भर्तृहरि ने भी अपने विचार दिए हैं भाषा के संबंध में। तो उनका कथन है कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है, उसके बिना सविकल्प नाम रूपादि गुणयुक्त ज्ञान संभव नहीं है। अब वर्तमान समय में भाषा शास्त्रियों के अनुसार भाषा की क्या परिभाषाएं रही हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे हम भाषा कहते हैं। अब हमारी भाषा की विशेषताएं हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ज़रूर पूछा जाता है। तो भाषा की हमारी अनेक विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से हम भाषा की 14 विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका है भाषा हमारी एक व्यवस्था है। व्यवस्था कैसे है? हम अपने भावों विचारों को दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव विचारों को ग्रहण करते हैं, तभी तो हमें एक दूसरे की भाषा समझ में आती है। दूसरा है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अब हमें अनुकरण का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, अनुकरण मीन्स क्या है? अनुकरण मीन्स ये होता है जैसे कि मैं आपको
पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मेरा अनुकरण कर रहे हैं कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ मैं भी वैसे ही सेम टू सेम आगे पढ़ाऊँ, या फिर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो उसका आप अनुकरण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो भाषा भी हमारी क्या है, सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जैसे कि बचपन में जब बच्चा होता है तो वो अपने माता से ही अपनी मातृभाषा सीखता है। अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है तो वो हिंदी बोलेगा, अगर इंग्लिश है तो वो इंग्लिश बोलेगा, उर्दू है तो वो उर्दू बोलेगा। इसी प्रकार से जो भी बच्चे की मातृभाषा होती है उसको वो सीखता है, यानी कि भाषा का वो अनुकरण करता है। भाषा अर्जित संपत्ति होती है। और हमारा है भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। भाषा सभ्यता के साथ साथ विकास करती है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे भाषा का भी विकास होता है। भाषा प्रतीकात्मक या संकेतात्मक होती है। भाषा विचार विनिमय का एक साधन भी है। भाषा व्यवहारिक दक्षता या कुशलता है। भाषा का प्रारंभ मौखिक रूप से हुआ है। भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति की देन है। कोई भी भाषा की संरचना एक समान नहीं होती है, अर्थात जो उर्दू भाषा के शब्द संपदा है और जो हिंदी भाषा की शब्द संपदा है वो अलग अलग है। ऐसे ही फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, ठीक है, सबकी सब संपदा अलग अलग होती है, यानी कि भाषा की संरचना अलग होती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित करती है। भाषा हमारी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। अब हमारा एक टॉपिक इसमें और आ जाता है, संस्कृत भाषा अध्यापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप सभी जानते हैं संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है, यानी कि इसी से ही सारी भाषाओं का विकास हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्र प्राचीन समय में इसका यानी कि संस्कृत भाषा का क्षेत्र संकुचित था। इसमें केवल ध्वनियों के और उच्चारण, ध्वनियों का उच्चारण और पद और वाक्य का ही अध्ययन होता था। परंतु वर्तमान समय में भाषा शिक्षण का व्यापक अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें व्याकरण है, साहित्य है, दर्शन है, धर्मशास्त्र है, नीति है, वेद वेदांत है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है तथा ज्योतिष आदि अनेक विधाएं इसमें प्रचलित हो चुकी हैं। आज संस्कृत भाषा शिक्षण का एक क्षेत्र केवल शब्द विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान का विषय ही नहीं रह गया है, बल्कि यह अर्थ विज्ञान है, बौद्धिक विकास है, युग के अनुकूल क्षमताओं की ओर भी अग्रसर हुआ है। अब हमारा आया संस्कृत शिक्षण का क्या महत्व है। तो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में भी संस्कृत शिक्षण का बहुत अधिक अपना एक अलग ही महत्व रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे जो संस्कृत भाषा है वो हमारी भारतीय संस्कृति को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है, ज़रूरी है, इसलिए हमें इसका अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा है हमारा संस्कृत साहित्य, जैसे साहित्य है, दर्शन है, विज्ञान है, ललित कलाएँ हैं, आयुर्वेदिक है, ज्योतिष है आदि के अध्ययन के लिए भी हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट है आपका संस्कृत साहित्य में भारत के अतीत को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत आवश्यक है, अर्थात हमारे जो ऋग्वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, ठीक है, इन सबको जानने के लिए हमें संस्कृत का ज्ञान बहुत आवश्यक है। मानसिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। मानव की आत्मिक शांति के लिए संस्कृत में जो रचित वेद हैं, उपनिषद हैं, दार्शनिक उनका दार्शनिक चिंतन ही आत्म शांति हमें प्रदान करता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा का एकमात्र ज्ञान। संस्कृत के जो नीति के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना है और उसका हमारा उद्देश्य भी है जो युगों तक मानव को नैतिक मूल्यों पर चलने की हमारी प्रेरणा भी देता है। आपने देखा होगा जो नीति के उपदेश हैं वो अधिकतर हमारे संस्कृत में ही हैं।
भाषा वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर ही विश्व की समस्त भाषाओं की जननी हमारी यही भाषा रही है। इसका अपना अलग ही महत्व है। संस्कृत के माध्यम से ही समूचे देश में राष्ट्रीय एकता कायम की जा सकती है। भारत की समस्त भाषाओं की जननी होने के कारण हमारी राष्ट्र के प्रगति में भी सहायक हो सकती है। संस्कृत ही एशिया तथा यूरोपीय देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है। व्यावसायिक एवं व्यवहारिक उन्नति के लिए भी संस्कृत ग्रंथ हमारे अत्यंत उपयोगी हैं। तो हमने उपयोगिता देखी। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो हम साहित्य, दर्शन, विज्ञान, ललित कला आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए और भविष्य में आने वाली अपनी सभी भावी पीढ़ियों को इसका महत्व व उपयोगिता के बारे में हम लोग इसकी जानकारी दे सकेंगे। संस्कृत जो शिक्षण है, इसके महत्व के बारे में अनेक विद्वानों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसको मैं यहाँ पर अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो भाषा से संबंधित है, संस्कृत का शिक्षण का महत्व है, उपयोगिता है, विशेषताएं हैं, इनमें से चूँकि ये क्वेश्चन आता है। परिभाषाओं से संबंधित इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए केवल मैं इन राइटरों के आपको नाम ही बता देती हूँ। जैसे है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सी.वी. रमन, श्री प्रकाश वीर शास्त्री, श्री अवंता शैनम आयंकर, नेपाल के राजा महेंद्र जी, श्री वी.वी. गिरी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, श्री फरुखुद्दीन अली अहमद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, श्री पद्मनाथानु पिल्लई। अब हमारा आता है वर्तमान युग में संस्कृत के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। तो अब हम इसके बारे में, जब हमारा ये टॉपिक आएगा तो हम इसमें लिखेंगे कि आप जो मैं बता रही हूँ उसको अगर आप पूरा लिख देते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो प्राचीन समय में संस्कृत हमारे पूर्वजों की मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा थी। समय के परिवर्तन तथा मध्यकालीन शिक्षा के कारण भी इसमें परिवर्तन आया। आधुनिक युग में संस्कृत के अध्ययन का एक विशेष चरण प्रारंभ हुआ। संस्कृत के अध्ययन का जो वर्तमान रूप 17वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होता है, जबकि भारत में आने वाले ईसाई मिशनरियों, पादरियों ने भी भारत के धर्म ग्रंथ का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जो संस्कृत के अध्ययन के बिना संभव नहीं था। मैक्स मूलर का नाम आज भी विद्या प्रेमी विश्व में जानते हैं। कोलबुक है, बिल्सन है, रॉथ है, अलेक्जेंडर है, पिशेल है, थीवो है, जैकॉबी, लुंडबर्ग, मैकडोनल्ड, आल्डेनबर्ग, हेनरी, रेनो, राइस, डेविड रस आदि जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका के सैकड़ों संस्कृत विद्वानों ने आधुनिक अध्ययन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन्होंने संस्कृत भाषा एवं उसके गुणों का समुचित मूल्यांकन किया तथा विश्व भर के देशों को संस्कृत की महत्ता का संदेश दिए। इन विद्वानों ने भारत के विभिन्न ग्रंथ भंडारों तथा व्यक्तिगत संग्रहों के संस्कृत की हस्तलिखित पोथियों का उद्धार किया, उनका संपादन, अनुवाद और प्रकाशन करवाया। भारत के अनेक महान पुरुषों ने भी संस्कृत की शिक्षा दीक्षा तथा उसके पुनरुद्धार द्वारा राष्ट्र संघ में उसे समुचित स्थान प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम किया। उनमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, तिलक, देशमुख, वैद, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर विद्यासागर जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। इन महापुरुषों के द्वारा आर्य समाज जैसी अनेक संस्थाएं स्थापित हुई, जिन्होंने संस्कृत प्रचार प्रसार का अद्भुत कार्य किया। संस्कृत भाषा के संरक्षण तथा उसके द्वारा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विचारों का आदान प्रदान के लिए 1951 में विद्वानों तथा शासक वर्ग ने एक संस्कृत विश्व परिषद नाम की संस्था को जन्म दिया।
इस संस्था को देश विदेश के सभी संस्कृत प्रेमी विद्वानों का सहयोग प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान में संस्कृत के अध्ययन की विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है। तो फिर इन सब का हम निचोड़ रूप में कह सकते हैं या संक्षेप रूप में कह सकते हैं, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इसका हमें ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। इसके ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी प्राचीन संस्कृति को समझ सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इससे समाज व देश की प्रगति होगी। अब मैं आपको DLED थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर के अलग अलग बैच हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी और आप इसको मेरा अर्जुना क्लासेस जो आपका YouTube चैनल है उस पर देख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।